नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि जितने भी हमारे लेक्चर आएंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उससे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम इंटरव्यू स्पेशल चला रहे हैं, उसके 2 पार्ट आ चुके हैं और आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी कुछ जानते हो कि जो इंडस्ट्रियल इंटरव्यू हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी कंपनियां कैंपस विजिट कर रही हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल या फिर जितने भी सेमेस्टर उनके हैं कुछ नहीं पढ़ा होता है। मेरे सामने भी ऐसे बच्चे आए और वो बोलते पाए गए कि जब इंटरव्यू होगा तो देख लेंगे, लेकिन फिर देखा नहीं जाता है जो होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और कुछ क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हमने प्लास्टिक के बारे में देखा था। प्लास्टिक को आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। और जो प्लास्टिक है, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि पीपीटी, जो पीपीटी फर्स्ट सेम है तो उसमें कुछ प्लास्टिक मटेरियल में दिया हुआ है, जैसे पीवीसी है या पीपी है, एचडीपीई है, एलडीपीई है या पूरा पीपीई का ग्रुप है, पीएस है। तो कुछ मटेरियल, कमोडिटी मटेरियल उसमें आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। इसके बाद में अगर आप इंजीनियरिंग मटेरियल देखते हो तो इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे मटेरियल दिए हुए हैं, चाहे वो एबीएस है, पीएस है, पीबीटी है, पम्मा है, नायलॉन है, ये सारे मटेरियल। तो इनके बारे में क्या है, जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है या फिर कितने मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे आप उन्हें कितने प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे आप उन्हें प्रोसेस कर सकते हो, कौन कौन सी मशीन में प्रोसेस कर सकते हो, प्री हीटिंग टाइम, प्री हीटिंग टेम्परेचर उनका कितना है। ये सारे के सारे आप लोग क्या करो, एक पेज वाइज क्या नोट्स बना लो, ताकि आप उन्हें जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो उन्हें आप क्या करके चले जाओ, एक बार रिवाइज करके चले जाओ, तो आप लोगों को वहाँ पर जाकर काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हम मशीन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मशीन से रिलेटेड आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे आज कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किए जाएँ। अब अगर इंटरव्यू पैनल आप लोगों के सामने बैठा है तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करता है। जैसे अगर हम आगे चलें, प्रोसेस के बारे में जानकारी हमने ले ली थी कि इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसमें मटेरियल को मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। डाई और मोल्ड के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो मोल्ड होता है उसमें हाई प्रेशर के द्वारा जो मटेरियल होता है उसे इंजेक्ट किया जाता है, जबकि डाई के द्वारा एक हाई प्रेशर की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा जा सकता है कि पहले आप साइकिल टाइम की बात कर लो, कि साइकिल टाइम की हमने लास्ट टाइम बात करी थी, तो साइकिल टाइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब मैं साइकिल टाइम की बात कर रहा था तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोल्ड से। मोल्ड क्लोज होगा, तो जब मोल्ड क्लोज होगा तो मोल्ड की सेफ्टी होती है, जो मोल्ड की सेफ्टी होती है तो वो आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एज ए सुपरवाइज़र इंजीनियर पर भी अप्लाई होते हैं। मैं इंटरव्यू के पर्पज़ से बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी को बेनिफिट करते हैं। तो मोल्ड की सेफ्टी आप लोगों को पढ़ लेनी है कि मोल्ड की सेफ्टी क्या होती है। मोल्ड जब बंद होता है, क्लोज होता है, तो वो जो प्रेशर लगता है वो क्लैंपिंग फोर्स से अलग होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर वो फंसाता है कि जो क्लैंपिंग फोर्स होता है वो क्या होता है। तो क्लैंपिंग फोर्स क्या है, वो मोल्ड का जो ओपन क्लोजिंग का जो प्रेशर होता है उससे अलग होता है। जब मोल्ड बंद हो जाता है तो क्लैंपिंग फोर्स लगता है, लेकिन जब मोल्ड बंद हो रहा होता है तो क्लैंपिंग फोर्स नहीं लगता है। तो अब से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ क्लैंपिंग फोर्स, कि क्लैंपिंग फोर्स क्या है। तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो कि इंजेक्शन के दौरान, या मेंशन कर सकते हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंजेक्शन के दौरान मोल्ड पर जो फोर्स अप्लाई होता है मोल्ड को बंद रखने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया। इसके बाद में मोल्ड क्लोजिंग स्पीड क्या होती है। तो जो मोल्ड को क्लोजिंग करने के समय जो स्पीड लगाई जाती है या होती है वही उसकी मोल्ड क्लोजिंग स्पीड होती है। जितने समय में मोल्ड बंद होता है वो मोल्ड क्लोजिंग टाइम होता है। कई बार क्या होता है कि मोल्ड के क्लोजिंग टाइम को कम करने की कोशिश की जाती है ताकि साइकिल टाइम हमारा कम हो जाए। तो ऐसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोल्ड की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ होता है।
ठीक है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन यूनिट की। तो इंजेक्शन यूनिट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हॉपर का वर्क क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि हॉपर में मटेरियल को स्टोर किया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसे स्टोर किया जाता है। इसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बैरल क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि बैरल एक प्रकार का सिलेंडर है जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल को हॉपर से ग्रहण करके या हॉपर से प्राप्त करके और मेल्टिंग जोन तक ले जाने का कार्य करता है। ये आप बैरल के बारे में बता सकते हो। अगर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है स्क्रू के बारे में बताइए, स्क्रू क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हो कि स्क्रू क्या होती है, एक मेटल की रोड होती है जिसमें फ्लाइट नामक चूड़ियाँ कटी होती है। फ्लाइट, उसका जो चूड़ी होती है उनका नाम क्या होता है, फ्लाइट बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो स्क्रू की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जब डिज़ाइन आप देखोगे तो जैसे फ़्लाइट हो गई, इसके बाद में स्क्रू की पिच हो गई, चैनल डेप्थ हो गया, चैनल हो गया, रूट का डाया हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रू के अंदर आप लोग को मिलती है। हेलिक्स एंगल हो गया। जब ये सारी चीज़ें आप लोग उन्हें मेंशन करेंगे अपने स्टेटमेंट में, तो वो आप लोगों से इनके बारे में पूछ भी सकता है कि हेलिक्स एंगल क्या होता है, पिच क्या होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लें, स्क्रू वाली वीडियो आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एनआरवी, ठीक है, कि एनआरवी स्क्रू के अंदर या फिर बैरल के अंदर कहाँ होती है, क्या होती है एनआरवी। तो सबसे पहले आप लोग इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन रिटर्न वॉल्व। नॉन रिटर्न का वॉल्व का मतलब इसका काम क्या होता है कि जब इंजेक्शन होता है उस दौरान प्लास्टिक रॉ मटेरियल को, मेल्ट मटेरियल को ये पीछे बैरल की तरफ जाने से रोक देती है। क्यों, क्योंकि बैरल से जो मटेरियल मोल्ड के अंदर जाता है वो हाई प्रेशर पे जाता है। नोजल का डाया भी जो आईडी होता है, इंटरनल डाया होता है, वो भी बहुत छोटा होता है, कम होता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर बनता है और वो जो मटेरियल है वो मोल्ड के बजाय जाने के बजाय वो पीछे की तरफ प्रेशर मारता है, जो एनआरवी उसे रोक देती है। अगर ऐसा नहीं, एनआरवी ख़राब हो जाती है, नहीं होता है, तो प्रॉपर इंजेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो एनआरवी के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इंजेक्शन प्रेशर क्या है, ठीक है। तो इंजेक्शन के दौरान मोल्ड में क्या होता है, मटेरियल को भरा जाता है, मटेरियल को इंजेक्ट किया जाता है, तो उस दौरान जो स्क्रू होता है वो मेल्ट मटेरियल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं। और उस दौरान स्क्रू जिस स्पीड से इंजेक्शन करता है उसे इंजेक्शन स्पीड बोलते हैं। और जिन पोजीशनों में, ठीक है, सारी चीज़ें लिखते रहना, ये जिन पोजीशनों में इंजेक्शन होता है उन्हें इंजेक्शन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया, ये बैरल है और इस पूरे बैरल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक को मैंने बोला इंजेक्शन जोन, दूसरे को मैंने बोला होल्डिंग जोन, ठीक है। होल्डिंग जोन में तो स्क्रू पहले इंजेक्शन जोन में मूव करेगा और उसके बाद एक ऐसा पड़ाव आएगा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब वो होल्डिंग जोन में ट्रांसफ़र कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसने इंजेक्शन जोन में चलना स्टार्ट किया तो चार चीज़ें स्टार्ट हो गई। कौन सा, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन पोजीशन और इंजेक्शन टाइम। तो ये चारों के चारों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि जब इंजेक्शन होता है जो प्रेशर लगता है उसे इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं, जो टाइम लगता है उसे इंजेक्शन टाइम या फिल टाइम भी बोलते हैं। मशीनों में आप लोगों को इंजेक्शन टाइम मेंशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को फिल टाइम मिलेगा, ठीक है। और इंजेक्शन पोजीशन, जितनी पोजीशन में स्क्रू इंजेक्शन करता है उन्हें इंजेक्शन पोजीशन बोलते हैं। ये तो हमारा ख़त्म हुआ, किसका काम, इंजेक्शन का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद में हम कहाँ आते हैं, होल्डिंग में जोन में प्रवेश करता है स्क्रू। लेकिन जहाँ से वो प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है, उस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर जा रहा है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफ़र पोजीशन। अब वो क्या पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, वो पूछेगा कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पोजीशन। जो ट्रांसफ़र पोजीशन होती है वो क्या होती है, या वो कुछ और नाम भी ले सकता है इसका, एक्सपर पोजीशन बोल सकता है, वेलोसिटी स्विच और पोजीशन बोल सकता है, वीपी बोल सकता है। ये सब नाम उसी के ही हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि जो बेसिक जानकारी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मशीन फिर चाहे जो भी हो,
फंक्शन चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस हो सकती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ होगी, बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही रहेगा और आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे क्या बोला गया, ट्रांसफ़र पोजीशन। तो आप क्या बोल सकते हो, उसने पूछा ट्रांसफ़र पोजीशन के बारे में, तो आप आंसर क्या दोगे, इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को जोड़ने का जो काम करती है उसे ट्रांसफ़र पोजीशन बोलते हैं, या फिर इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को जो सेपरेट करने का काम करती है, अलग करने का काम करती है या डिवाइड करने का काम करती है, उसे भी ट्रांसफ़र पोजीशन कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंजेक्शन जोन को बढ़ाना या घटाना, होल्डिंग जोन को बढ़ाना या घटाना। जब इंजेक्शन जोन बढ़ेगा, समझना इस चीज़ को, जब इंजेक्शन जोन बढ़ेगा तो मोल्ड के अंदर मटेरियल ज़्यादा जाएगा, जब इंजेक्शन जोन कम होगा तो होल्डिंग जोन बढ़ेगा, तो मटेरियल मोल्ड के अंदर कम जाएगा। तो अब हमें क्या चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमारे प्रोडक्ट में फ्लैश की प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारे प्रोडक्ट में फ्लैश की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इंजेक्शन जोन को कम करना पड़ेगा। और इंजेक्शन जोन कब होगा, जब ट्रांसफ़र पोजीशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसे दोबारा सुन लेना। फिर अगर हमारे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, शॉर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें इंजेक्शन जोन को बढ़ाना पड़ेगा, और जब इंजेक्शन जोन को बढ़ाना पड़ेगा तो ट्रांसफ़र पोजीशन को कम करना पड़ेगा, तो होल्डिंग जोन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र पोजीशन का काम हो गया। तो ट्रांसफ़र पोजीशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। और मैं कम ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र पोजीशन की जो काउंटिंग होती है वो इधर से होती है, 1 2 3 4 5 6। तो जब स्क्रू इधर से आएगा तो आप लोगों को बढ़ाने की घटाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को उल्टा लगेगा कि सर ये बढ़ा रहे हो तो इसे घटा रहे हो, लेकिन इसकी जो काउंटिंग है वो इधर से होने की वजह से इसका उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है होल्डिंग के बारे में। जब मैं होल्डिंग की बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि होल्डिंग का जो काम है वो क्या होता है। एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आप लोग समझ लीजिए कि होल्डिंग का जो काम होता है वो प्रोडक्ट की डेंसिटी को इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की डेंसिटी है वो बढ़ाने के लिए होल्डिंग का यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों के प्रोडक्ट का जो वेट होता है वो कम है, तो आप लोग वेट अगर बढ़ाना चाहते हो तो वो काम जो करता है वो होल्डिंग करता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है। ये स्टेटमेंट अगर आप इंटरव्यू में मेंशन कर देते हो तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो होल्डिंग में भी कुछ चीज़ें आती हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ कि होल्डिंग प्रेशर क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि होल्डिंग के दौरान जो प्रेशर यूज़ होता है उसे हम होल्डिंग प्रेशर कहते हैं, जो स्पीड यूज होती है उसे स्पीड कहते हैं, या पोजीशन होती है तो पोजीशन बोलते हैं, और जो टाइम होता है वो टाइम बोलते हैं। ठीक है, होल्डिंग टाइम। इन दोनों में एक चीज़ अलग है, कौन सी, जब हम होल्डिंग की बात करते हैं तो होल्डिंग टाइम हमें देना पड़ता है मशीन को, लेकिन जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन टाइम मशीन हमें देती है। ठीक है, ये कॉमन होता है। लेकिन अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे, प्रोफाइल चेंज कर देंगे, अब हम या तो इंजेक्शन को हम प्रेशर पे चला सकते हैं, या फिर हम पोजीशन पे चला सकते हैं, या टाइम पे चला सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पोजीशन पे चलाते हैं, इसीलिए जो मशीन होती है वो इंजेक्शन टाइम हमें देती है। ठीक है, लेकिन हम होल्डिंग जोन जो होता है, होल्डिंग को हम टाइम पे चलाते हैं, इसलिए होल्डिंग टाइम हम मशीन को देते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद में हमारा आता है क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि सकबैक क्या है, तो सकबैक का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सकबैक जो होता है उसके बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या आंसर देना है कि रिफिलिंग के बाद, रिफिलिंग या चार्जिंग के बाद स्क्रू बिना घूमे, रिफिलिंग या चार्जिंग के बाद स्क्रू बिना घूमे जितनी दूरी तय करता है उसे ही क्या बोलते हैं आप, सकबैक बोलते हो। ठीक है जी, ये बात तो सही है कि सकबैक मिल गया, लेकिन सकबैक का यूज़ क्या है, क्योंकि पूरी मशीन कुछ भी तुम पृथ्वी पर देखते हो तो बिना फ़ायदे के कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान कोई भी काम करता है तो बिना फ़ायदे के नहीं करता है। तो सकबैक का अगर यूज़ किया गया है तो क्यों किया गया है वो पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या बताओगे कि सकबैक जो होता है वो ड्रूलिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। अब ये ड्रूलिंग कौन सा नया शब्द आ गया, आपने कोई नया शब्द निकाला नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा नहीं। जैसे ही तुम कोई नया शब्द निकालोगे वो तुरंत को आपसे उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि ये ड्रूलिंग क्या होती है। तो आप लोग उसे समझाओगे कि जब प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल होता है तो वो डाइल्यूट फॉर्म में या एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो बहने लगता है, गिरने लगता है, बूंद बूंद चूने लगता है। तो नोजल के रास्ते जो मटेरियल होता है, मेल्ट मटेरियल होता है, लिक्विड होता है, वो नीचे की तरफ चूने लगता है, गिरने लगता है, बूंद बूंद टपकने लगता है। तो उसे रोकने के लिए, उसे बोलते हैं ड्रूलिंग, ठीक है, उसे रोकने के लिए सकबैक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सकबैक आप लोगों से पूछ लिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बैक प्रेशर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक प्रेशर जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लो कि चार्जिंग आप लोग कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने चार्जिंग की और चार्जिंग होने में समय लगा 20 सेकंड। ठीक है, जब 20 सेकंड लगा तो ये कब लगा, जब नॉर्मल चार्जिंग हो रही थी, कोई बैक प्रेशर हमने यूज़ नहीं किया, तो 20 सेकंड लग गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 सेकंड स्क्रू मटेरियल के अंदर जो है वो रोटेट किया है। ठीक है, और रोटेट किया है तो ये भी कह सकते हैं कि स्क्रू ने 20 सेकंड तक मटेरियल को कहीं ना कहीं मिक्स किया है, करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पीछे की तरफ से हाइड्रोलिक सिलेंडर से बैक प्रेशर लगा दिया 6 बार का। ठीक, 6 बार, 8 बार, 12, 15 तक इसे लगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अब बैक प्रेशर लगा दिया, जब बैक प्रेशर लगा दिया तो अब ये जो समय था हो सकता है कि बढ़कर क्या हो गया हो, 30 सेकंड हो गया हो। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले 20 सेकंड लग रहा था, अब ये 30 सेकंड लग रहा है। कितनी सेकंड बढ़ गया, 10 सेकंड बढ़ गया। जब 10 सेकंड बढ़ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले स्क्रू बैरल के अंदर, ये मटेरियल के अंदर 20 सेकंड तक घूम रहा था, अब वो 30 सेकंड तक घूम रहा है, तो मतलब 10 सेकंड बढ़ गए। पहले वो 20 सेकंड तक मिक्सिंग कर रहा था, अब वो 30 सेकंड तक मिक्सिंग करेगा। ठीक है, 10 सेकंड बढ़ गए। तो अब हमें क्या चीज़ पता लग रही है कि स्क्रू जो है मिक्सिंग जो टाइमिंग है वो उसकी बढ़ गई है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों का बैक प्रेशर होता है उसका यूज़ मटेरियल की प्रॉपर मिक्सिंग के लिए किया जाता है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक प्रेशर का काम क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग के लिए बैक प्रेशर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, इन्हें आप लोग ज़रूर नोट कर लें। वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो टेक्निकल वीडियो होती हैं उन्हें आप रिपीट करके 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आती है, तो आप रिपीट करके ज़रूर देखा करें। हो सके तो वीडियो की जो वो स्पीड है, काफ़ी बच्चों ने बताया कि आपकी स्पीड जो आती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आप लोग क्या उसे स्लो मोशन में करके भी देख सकते हो। स्पीड मुझे इसलिए तेज़ रखनी पड़ती है क्योंकि अगर मैं स्पीड तेज़ नहीं रखूँगा तो बहुत सारी चीज़ मुझे कम समय में बतानी पड़ती हैं, अगर वो होगी तो वो डबल समय ले लेंगी अगर मैं आराम आराम से बोलूँगा। क्यों, मैं अपना फ़ायदा नहीं सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों का फ़ायदा सोच रहा हूँ, ताकि कम समय में आप लोगों की ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हमें वीडियो यहीं पे रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी मशीनों को डिस्कस कर लें, ताकि इंटरव्यू में आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दें ताकि उनका इंटरव्यू हो तो उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।